बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सनान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से। आपको खबर दें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक रहनुमा और PTI दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रहने वाले दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने उनकी शमूलियत पर जो है वो उनको मुबारकबाद भी पेश की है और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है यकीनन उसको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह जैसे इस बात को बड़ा खुशाइंद करार दे रहे हैं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को नून लीग और नवाज़ शरीफ ने ये वादा किया था कि मुल्क को बहरान से निकालेंगे। सिर्फ नून लीग ही मुल्क को बहरान से ना सिर्फ निकाल सकता है बल्कि तरक्की की जानिब भी लेकर जा सकता है और इसका आवाम भी एतमाद रखती है और इसका दीगर जितने रहनुमा अब नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं शायद वो भी यही समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वही कामयाबी का सफ़र तय करेगी और वही तरक्की की जानिब मुल्क को जो है वो लेके जाएगी। राना सनाउल्लाह का मज़ीद कहना था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, इलेक्शन का इल्तिवा नहीं चाहते हैं, हमें यकीन है कि नून लीग आइंदा हुकूमत बनाने जा रही है। ज़रा इस यकीन की स्टेटमेंट के हवाले से अपने मेहमानों का ओपिनियन लेंगे कि उनको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून ही आइंदा हुकूमत बनाने जा रही है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद? अगर इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के हाथों में आता है तो फिर क्या वाकई ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून के पास वो एजेंडा है, वो फार्मूला है कि जिससे मुल्क को बहरानों से निकाला जा सकता है, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है? हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करेंगे। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब, उनसे भी उनका ओपिनियन लेंगे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जैसे कि हमने ये खबर शामिल की, क्या लग रहा है आपको, क्या 2018 वाला जनूबी महाज दर्ज का कोई बड़ा ग्रुप आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की कोई उम्मीद है? देखिए, बुनियादी तौर पर जिस तरह से आपको याद होगा कि जब हमने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि जिस अंदाज से पकड़ पकड़ के लोगों को PTI में शामिल किया था 2018 में, जी, उसी तरह से अब हो रहा है। तो अब ये जो इस तरह से ये कह रहे हैं, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 6 आदमी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं जो जंग के इलाके के हैं। उनमें मौलाना आसिफ माविया, बाबर सियाल एक BP 125 से, नीलम सियाल मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई हैं और एक PP 129 से खालिद गनी, PP 131 में फैसल हयात जीवाना जी, और ये भी शामिल हो गए हैं। NA 189 से सरदार रियाज खान मज़ारी और PP 279 से दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ऐसे ही तो अब मसला ये है कि अब जवाब तो इसका तो एक आसान है कि जो भी पिया चाहे वो कर सकता है। अभी जो जिस सूरत हाल से हम 2-4 हैं उस सूरत हाल में ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत पहले भी जब आप देखा कि जब 2000 जब से PTI की हुकूमत गई है जी, उसके बाद में इन्होंने उनके पास हुकूमत रही पूरे PDM के पास, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। तो अब क्या करेंगे? अब बहर ये है कि लेकिन क्योंकि आपको ये जब कहा जाता है कि हम हुकूमत बनाएंगे और बाबांग दोहल कहा जाता है तो लोग बाग उस पर तवज्जो देते हैं। और ये क्योंकि सारा सेटअप जो है वो वडेरों का है और चौधरियों का है, खानों का है, तो ये लोग सब के सब इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और जो भी इक़्तिदार में रहना चाहता है वो फिर अपने ये नहीं देखता कि कोई असूल है, कोई हम पीछे न रह जाएं, तो वो हुकूमत में ज़रूर शामिल होना चाहते हैं क्योंकि वो अपने इलाके में न तो काम कराते हैं और जुल्म करते हैं और जो गलतियाँ की हुई होती हैं उनको छुपाने के लिए उनको हुकूमत का साथ देना लाजमी होता है। या जो मराद लेते हैं, पानी लेते हैं अपने ज़राअत के लिए या कोई और कामों के लिए, तो वो सब के लिए ज़रूरी है। जो बड़ा गुनाह भी किए हुए होंगे, बहुत से जो जराइम भी किए होंगे, तो वो सब को सब बचाने के लिए ये लोग अपने आप को कहते हैं कि जो हुक्मरान पार्टी उसमें शामिल हो जाएं। तो फिर ये नारा अमूमन लगाया जाता है जो भी पार्टी होती है, क्या हुकूमत आने वाले तो लोग कशा जो है खिंचे उधर चले आते हैं। तो यही सूरत इस वक्त मौजूद नज़र आ रही है कि जो बाद मज़ारी साहब क्योंकि ये तो बहुत मजबूत आदमी थे तहरीक इंसाफ की, लेकिन तहरीक इंसाफ जिस तरह से बिखरी है उसके लिहाज से देखा जाए तो फिर अब ये मज़ारी ये नज़र आता है कि वो उसको नहीं इंतखाब में आने दिया जाएगा और उनकी जो मकबूलियत है वो धरी की धरी रह जाएगी। और अब सवाल ये होगा कि फिर कौन होगा। तो फिर उसमें 2 रास्ते हैं, क्या तो फिर पीपल पार्टी को दी जाए या फिर मुस्लिम लीग नून को दी जाए। तो मुस्लिम नून ही पंजाब के अंदर ज़्यादा मकबूल है बनस्बत पीपल पार्टी के।
लेकिन सर जिस तरह से हम अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है पंजाब में अपने जो है वो डेरे डालने की, और कुछ ऐसे भी वाक़यात और वो कह सकते हैं कि इंसिडेंट रोनुमा होने की तस्दीक भी हुई है कि शायद एक जो है वो बड़ा धड़ा पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो सकता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी खातिर ख्वाह जो है वो कामयाबी ले सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, पंजाब में जिस तरह से सफाया दो तरह से हो गया ना, कि एक तो पीटीआई ने कर दिया, एक मुस्लिम लीग ने कर दिया, तो अब मुस्लिम जो पीटीआई के लोग हैं वो मुस्लिम लीग में जाना पसंद करेंगे, पीपल्स पार्टी में नहीं जाएंगे। ठीक, अब एक चंद वाला मामला तो है, लेकिन चंद को अभी भी वो लोग जो है वो शक की निगाह से देखते हैं, और वो चंद एक पक्की सीट है, वो पीपल पार्टी का पुराना बंदा है, वो शामिल भी हुआ है, लेकिन उसको जो है वो अभी भी उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये समझता ही हूँ कि पीपल पार्टी का जो पंजाब में असर रसूख है जब से ख़त्म हुआ है, वो अब मुश्किल है, क्योंकि सिंध में वो कंफर्टेबल हैं, और सिंध में जो है कम से कम वो 60% 70% सीटें ले जाएंगी। बाकी 2 4 10 15 आदमी रहेंगे। जो कराची में कोशिश हो रही है कि साहब वहाँ पर जो है MQ में अपने आप को बना ले, या फिर जो दूसरे ग्रुप हैं वो बन जाएं, लेकिन पीपल पार्टी के मुकाबले में जो कराची से भी वो कम से कम 3 सीटें तो हमेशा निकालती रही है। बिल्कुल, अब वो ज़्यादा निकाल लेगी, क्योंकि उनका मेयर उनका है, तो वो सहूलत देने में और आके करने के लिए जो आदमी सेलेक्ट किया है वो ठीक ठाक आदमी है, उसके ऊपर कोई करप्शन के दाग भी नहीं है, ऐसे ही है जो। तो अब इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आसान सिंध तो उनके लिए आसान है, लेकिन वो पंजाब में जितनी भी कोशिश कर ले उनको मेरे ख्याल में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि सामने नहीं आ सकते। ठीक है सर, आपका ओपिनियन आ गया। नवीद चौधरी साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जैसे कि अभी मिर्जा साहब भी बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी उस तरह से पंजाब में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 मेजोरिटी हासिल कर सकेगी जैसे वो दावे कर रहे हैं? 2/3 मेजोरिटी के हवाले से तो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, लेकिन ये है कि सबकत ले जाएगी वो। सही, सबकत वो ले जाएगी, जाहिर है पंजाब में। उस वजह ये है कि 2018 में जिस तरह से टारगेट किया गया था मुस्लिम लीग नून को, वो बहुत ही वो गरीब माहौल था। उसमें एक तो प्री पोल रैंकिंग बहुत ज्यादा हुई, फिर पोल डे रैंकिंग हुई, RTS वगैरह में हो गया, फिर पोस्ट पोल हुई, सारा कुछ करते रहे। उसके बावजूद वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हरा नहीं पाई थी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो करके उन्होंने जबरदस्ती करके जिस तरह से भी है PTI को ले मैदान में नहीं है। और उसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना कोई मतलब अच्छी बात अगर की जाए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब तो नहीं है कि जो लोग मुकदमात में मुलव्वस हैं, संगीन नौयत के करप्शन के मुकदमात में मुलव्वस हैं, या जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनको आप जेलों से लाके लड़ाएंगे, ये तो नहीं होगा ना। लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हीं के लिए है जो इंतखाबी कायदों ज़ाबित पर पूरे उतरते हुए उम्मीदवार होने की जो अहलियत है उसको पूरा करते हैं। मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि उसके पास इस वक्त भी, इस हालत में भी, जब वो लीडर बाहर चले गए थे और पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के अताब का शिकार, उसके पास जनूबी पंजाब में शख्सियात मौजूद थी, मुल्तान में, लोधरा में, डेरा गाजी खां में, लगारिस ने साथ नहीं छोड़ा। आपने देखा ना कितना प्रेशर था उन पर, तो उनका उम्मीदवार मौजूद है और उनको भी उन्होंने अकोमोडेट करना है। उसके बाद एक जो हवा चलती है उसमें स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, वो इलेक्टेबल कहते हैं, वो भी देखते हैं कि ये पार्टी आने वाली है, वो अपना रुख भी चेंज कर लेते हैं उस जगह पर, वहां उनको भी एक मौका देना पड़ता है। तो जिस तरह से चौधरी शुजात के साथ जो कल मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, जो 3 सीटें उन्होंने मांगी हैं, सूबाई की और 2 कौमी की, वहां पर काफ लीग का वोट जो पर्सनल हैसियत में है है या तारिक चीमा है या चौधरी सालक है, नीचे सूबाई की सीटें, इनके मतलब वहां स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, लोगों के उन्होंने काम कराया। और काम कराने का फायदा क्या होता है कि आपने देखा कि जब PTI का तुझी बोल रहा था, हुकूमत तो जा चुकी थी, उसके बाद बोल रहा था, मुल्तान में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को बहुत अच्छे विजिबल मार्क दिया था। तो ये होता है। तो इस वक्त जो इलेक्टेबल्स हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब है, और मुस्लिम लीग नून जो है वही अपनी कैंपेन जितनी भी चल रही है। आपसे जानना चाहूंगी, ये नून लीग ने जो पॉलिसी में चेंज लाया है, पहले तो इलेक्टेबल्स को वेलकम नहीं किया जाता था, अब वेलकम कर रहे हैं, तो इसके क्या खातिर ख्वाह नताइज सामने आ सकते हैं? ये फैसला सूदमंद साबित हो सकता है नून लीग के लिए? अपनी पार्टी के लोग पास करेंगे, जो उन्होंने भुगता था
तो पंजाब असेंबली की जिम्मेदारी की बात हुई उस दौरान आप अपने लोगों को नाराज करके अगर एक्टिविस्ट को लाएंगे तो मुश्किल है। अगर आप पार्टी के अंदर टीम को इस तरह से चलाएंगे कि कुछ अपने बंदे होंगे, कुछ बाहर से आने वाले भी होंगे, सारे तो नहीं हो सकते। अब दोस्त मोहम्मद मुजाहिद हैं, इनको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतबार वोटिंग कराई, यानी कि चोरी परेड ही जनरल बाजवा, अपना बंदयाल और बंदयाल के साथ हम ख्याल जजेस वो डटे हुए थे कि हमने नहीं होने देनी, और बहुत दिन कोशिश कराई उन्होंने। ये दोस्त मोहम्मद मजारी हैं जिनकी वजह से बंदयाल को, यागुल हसन को और जस्टिस मुनीब अख्तर को आइनलेट करना पड़ गया, जो अपनी जगह जुर्म में आने वाले दिन में ये बात सामने आएगी। तो दोस्त मोहम्मद मजारी ने बड़ी जरूरतमंदी के साथ वो जो अमल था तरीके उसको मुकम्मल कराया। तो उस वक्त से वो अपनी राहें जुदा कर चुके हैं पीटीआई से। बुनियादी बात ये होती है कि इलेक्टेबल्स को भी आपने लेना है, लेकिन इस तनासुब से लेना है। अब देखें ना, सबसे ज्यादा इलेक्टेबल जो है वो इस तक हमें पाकिस्तान पार्टी में, जिसकी पोजीशन अभी बहुत कमजोर है। आगे चल के देखते हैं क्या बनती है। ठीक हो गया सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। हम अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब बढ़ना चाहेंगे। सर, पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी नून लीग इलेक्टेबल्स को वेलकम कर रही है, आने वाला वक्त क्या वाकई ऐसा है कि नून लीग इक़्तिदार में आ सकती है? और इसीलिए ये साबिक पीटीआई रहनुमा भी आ गए हैं नून लीग में। ये जो नून लीग मुफाहमत की सियासत कर रही है, कहीं हम देख रहे हैं कि काफ लीग के रहनुमा से मुलाकातें भी जारी हैं, और 15 साल बाद जो मुलाकात हुई, बर्फ़ पिघलने की तवक्को भी की जा रही है। अब जो है वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को भी खुशामदीद कहा जा रहा है। तो नून लीग किस तरह से जो है वो अपना स्टांस बरकरार रखेगी, या वाकई आने वाला वक्त नून लीग का वक्त ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आने वाला वक्त तो जो है वो पाकिस्तान का है, और नज़र ये आ रहा है कि आने वाले वक्तों में जो मौजूदा सियासी है सूरत हाल और जो सियासी आपका सेटअप है, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इसको ड्रॉप पहुँचेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों का एतबार जो है बतौर वोटर सियासी निज़ाम के ऊपर और सियासी पार्टियों पे उठता चला जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि नून लीग अगर इतनी मजबूत है तो फिर उसको ये इतने इत्तेहाद बनाने की और इतने लोगों के पास 15-15 साल बाद जाने की क्या जरूरत पेश आती है? इससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि उनको सादा अक्सरियत मिलने में बहुत सारी दुश्वार गुजारियां हैं। ठीक। और वो ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में वो एक ऐसी हुकूमत बनाए जो कि इत्तेहादी हुकूमत हो। अब अगर इत्तेहादी हुकूमत, जो कि फिलहाल मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा तजदियाकार मैंने नहीं देखा, कोई भी ऐसा जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट या पॉलिटिकल लीडर नहीं देखा जो ये कह रहा हो कि जी नून लीग जो है वो बिल्कुल जो है ना फ्री फेयर करके अपनी ही हुकूमत बनाएगी और वहां किसी को शामिल नहीं करेगी। तो ऐसा तो कोई अभी तक हमें तजदिया सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही। इससे ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो नून लीग की पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज में और वो इत्तेहाद की हुकूमत में होगी। तो इत्तेहाद की हुकूमत तो पीडीएम की भी थी, तो फिर उसने जो गुल खिलाए थे उस पीडीएम की हुकूमत ने जो पाकिस्तान के ऊपर अजाब लाया वो तो मेरे ख्याल में किसी से ढका छुपाई कोई नहीं है। तो फिर अगर आप इत्तेहाद में आएंगे तो इत्तेहाद में क्या ऐसा करेंगे जो कि माजी की हुकूमत नहीं कर पाई? अगर आप ये कहें कि माजी की हुकूमत जो थी वो कोई निगरान हुकूमत थी तो और बात है, लेकिन वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना जी। वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए, नो कॉन्फिडेंस के मोशन के जरिए जो है अपनी हुकूमत उन्होंने बनाई और मुश्तरका हुकूमत बनाई। अब मुझे नजर ये आ रहा है कि ये जो गोलाबारी है ये ज़बानी है जो पीपल्स पार्टी की जानिब से आप सुन रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, क्योंकि एक तरफ जो है वो बलोचिस्तान में जो है वो इंडिया दे रहे हैं कि हम जो है वो इनके साथ कोalition हुकूमत बना सकते हैं, तो फिर वहां बन सकती है तो मरकज में क्यों नहीं बन सकती? इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंध की हुकूमत जो है उसके ऊपर निगाहें डाल के बैठे हुए हैं, और जो उसके अलावा मिल गया वो कहते हैं कि जी वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए ये जो गेम है इसके अंदर कहीं भी अवामुन नास की बात नहीं की जा रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने जात, अपना इक़्तिदार और खुद जो मुसल्लत होके कि मतलब बिलावल साहब खुद कह रहे हैं कि जी मैं नौजवानों का लीडर बनूंगा। भाई नौजवान क्यों नहीं बोल रहे कि भाई वो आपका लीडर है? जरदारी साहब कह रहे हैं ये आपका नया लीडर होगा। भाई ये तो ऐसे ही है कि जो एक बच्चा क्लास में आया वो कहता है जी कि जी इसको मॉनिटर बनेगा ये आपका। भाई कैसे बनेगा? ये क्लास में अच्छा परफॉर्म करेगा तो बनेगा ना। और फिर क्या उस बच्चे ने पहले परफॉर्म नहीं किया बतौर वजीर खारजा? तो हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो जिस बुरी तरीके से फ्लॉप हुई वो तो हमारे सामने है।
अभी हकीकत यह है कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस आप चाहे पंजाब में देख लें, चाहे आप किसी भी सूबे में देख लें और वफाक में देख लें, तो आपको वो बहुत बेहतर मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम बाकी हुकूमतों को देखते हैं तो फिर वो तो उनके तो हाल भी बहुत बुरा है। हमें इसहाक डार साहब भी याद है कि जब वो डॉलर कहने लगे कि जी मैं अभी वहां चला नहीं हूं, तो डॉलर नीचे आना शुरू हुआ और उसके बाद फिर वो ऐसा ऊपर गया कि ऊपर ही ऊपर चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल्ला गुल साहब वजह फरमा रहे हैं सर ब्रेक की जाने बढ़ना, लेकिन उससे पहले पब्लिक पोल को भी इस बुनियादी सवाल के हवाले से हमने डिस्कस करना है। क्या 2018 वाला जनूबी महाज तर्ज का कोई बड़ा ग्रुप आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर सकता है? 56% को ऐसा लगता है, जबकि 44% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जाने बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब और बात करेंगे गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की जो पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। ऐसे गैर मुल्कियों को उनके ममालिक में वापस भेजना ही ज़रूरी है और उनको भेजा भी जा रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का स्टांस क्या है, पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन जब बात आती है कि इन गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। यकीनन पाकिस्तान की सालमियत भी मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान में रहने वाले जो अफराद हैं उनकी सिक्योरिटी भी रिस्क पर आ रही है। इसी हवाले से अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन ले लेते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की अफराद हैं इनका इनके ममालिक में वापस चले जाना ही बेहतर है और इसी से जो है वो अमन भी बरकरार रहेगा पाकिस्तान का और पाकिस्तानी शहरी भी खुद को महफूज तस्वुर करेंगे। सर, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जी जी जी, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम एक तरफ हम मशरिक़ में हमारे पास इंडिया है और फिर दूसरा ये है कि जो हम अगर इसको निकाल देते हैं अफ़गानियों को, तो ये ज़रूर है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा, कराची में तो हम जानते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा यानी मार पिटाई और कत्लेआम और लूट मार और छीना झपटी का कार्रवाई करते रहे हैं। जी जी, और बहुत वाक़यात हुए हैं। तो उसमें बल्कि एक आसिफ कॉलोनी है सॉरी, वहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं। आप जा सकते थे पहले, लेकिन अब जाने लग गए हैं, जो सुराब गोड के पास है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर ये जाते हैं, जैसा कि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम गैर मुल्कियों को वाज़ेह तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेज रहे हैं, तो फिर ये तो ठीक है। अगर वाज़ेह तरीके से भेजते हैं जब तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। अब इसमें बहुत समझदारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है। ये बहुत पहले से आहिस्ता आहिस्ता आपको कर लेना चाहिए था, क्योंकि 30 लाख पहले थे और फिर बाद में जो है उनकी शराब जो पैदाइश है बच्चों की वो भी बहुत ज़्यादा है। 10-10 बच्चे एक आदमी के हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से अगर आप 30 लाख करें तो वो करीब इस वक्त 60 लाख 70 लाख करीब पहुंच चुके हैं। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ शादियाँ भी कर ली हैं और पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अब एहतियात तरीके से मामले को हैंडल करना चाहिए, वरना तो मुश्किलात बढ़ सकती है। हम समझते ये हैं कि जो बात ये कह रहे हैं वो तो गलत तो नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जराइम के बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ये इनकी वजह से बढ़े हैं। और बहुत से मामलात में जैसे फर्स्ट करो कि हमारी जो डॉलर है जी। वो हर एक अफगानी जो है $1000 लेकर जा सकता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि वो हम अगर आप कराची में डॉलर की कीमत अगर फर्स्ट के लिए 2,80,000 है, तो वहाँ पे 2 लाख आपको 86,000 मिल जाएगी, और या 5-6 रुपये ऊपर के मिलेंगे पेशावर में। सही। इसलिए कि वो करीब है, तो वो आप वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये आप वहाँ पर लोग इंडिया ख़रीद रहा है इनसे, और बहुत से लोग ख़रीद रहे हैं। तो मसला ये है कि ये हमारे लिए, जैसा कहा चीफ साहब ने, कि भाई मुश्किलात हैं, माशी तौर पर भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और कानूनी तौर पर भी और जराइम की दुनिया में भी। तो अब सवाल ये है कि फिर भी हम ये कहेंगे कि बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। जी सही। जिस तरह से नुसरत मिर्ज़ा साहब आप बात करें, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, सर क्या ऐड करना चाहेंगे? यहाँ अफ़गान हुकूमत का भी किरदार काफ़ी अहमियत का हामिल है। अफ़गान हुकूमत क्यों खित्ते में अमन के लिए संजीदा नहीं नज़र आ रही हमें? जी देखें, अफ़गान हुकूमत जो है वो पहली बात यह है कि जब पाकिस्तान उनको बतौर रियासत कुछ सबूत पेश करता है तो उसके ऊपर वो अमल दरामद क्यों नहीं करता? इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जाहिर है पाकिस्तान एक मजबूत मुस्तहकम मुल्क है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का लोहा दुनिया मानती है
पाकिस्तान की जो एक पहचान है पूरी दुनिया में, वो अपना मुमताज मुकाम रखती है। तो फिर पाकिस्तान अगर ऐसे कोई सबूत भेज रहा है, उनके ऊपर अभी तक क्या अमल दरामद हुआ? उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि जनरल मुबीन जैसे लोगों की जानिब से जो है वो इंतहाई लग़्ज़ किस्म की गुफ्तगू और इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उनको दागा दिया जाता है। क्या उनकी कोई सरजनिश की गई है? क्या जनरल मुबीन जैसे लोगों को जो है वो नकेल कोई डालेगा? और अगर नहीं डाला जा रहा तो फिर पाकिस्तान बतौर रियासत ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इनको कहीं ना कहीं पुष्टपनाही हासिल है। सही, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं अफगानिस्तान में, क्या वजह है कि उनमें से 90-95% का जो टारगेट था वो पाकिस्तान होता है। जिन्होंने पाकिस्तान में APS किया होता है, कोई जो है वो किसी जराइम में, कोई बलोचिस्तान में धमाकों में, कोई फौजी एहलकारों को शहीद करने में। तो फिर हमें ये सोचना पड़ जाता है कि आखिर क्या वजह है कि दोहा मुज़ाकरात, जिनके ऊपर बाकायदा कहा गया था कि अफगान सरजमीन से कोई जो है हमला नहीं होगा, बिलखसूस पाकिस्तान और उसके अलावा जो मुल्का मुमालिक है उनसे नहीं होगा, तो क्यों पाकिस्तान पे हो रहा है? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का अभी जैसे बोर्ड का मामला है, पाकिस्तान लिखता है, आपको उसके ऊपर भी एतराज है। क्यों एतराज है भाई? पाकिस्तान है, आपको इतने अरसे 40 साल उन्होंने आपको क्या है अपना खून दिया है इस कौम में। आप हुकूमत के साथ अगर आपका कोई एक वो जिसको कहते हैं कि आपका 36 का आंकड़ा है, तो उसके अलावा आप मुझे ये बता दें कि अगर ये ऐसा, अवाम का क्या कसूर? अवाम ने तो खून दिया है, अवाम ने तो उनके लिए दिल और घरों के दरवाजे खोले, अपना कारोबार दिया, अपने बच्चे दिए, उन्होंने शादियां की एक दूसरे के साथ। तो फिर अवाम को क्यों जो है वो सर, तो फिर इन्होंने एहसान फरामोशी क्यों की? ये तो बिल्कुल गलत है ना। देखिए ना, क्यों एहसान अब देखिए, अब क्रिकेट का मैच देखें, क्रिकेट के मैच के अंदर आप दुबई में जाके वो सीटें उखाड़ रहे हैं, मतलब ये कमाल है। पाकिस्तान का मैच कर रहे हैं, आपने के मैच के खिलाफ ऐसा काम किया। भारत के साथ तो आप पींगे बढ़ाते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारत का आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपके और भारत के दरमियान में हिंदू कुश का सिलसिला है। यानी कि ये नाम हमने नहीं दिया, ये उन्होंने दिया है, हिंदू कुश, यानी कि हिंदुओं को मार डालो, ये उन्होंने नाम दिया है। और आप भारत के साथ जो है मोहब्बत बढ़ाते हैं, और पाकिस्तान को सिर्फ भारत की वजह से, भारत को खुश करने के लिए, पाकिस्तान की जलन के अंदर आप जो है वो आके पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। क्रिकेट जैसे मैदान के अंदर भी आप जुल्म करते हैं। फिर आप जो है, जब भी मिर्जा साहब जैसे फरमा रहे थे, देखें 40 लाख लोग आए थे, 40 लाख के अगर 10-10 बच्चे बकौल मिर्जा साहब के अगर लगा लिए जाए, तो फिर आप मुझे बताएं उसकी आबादी तो 4 करोड़ हो गई। आप तो भेज कितने रहे हैं? तो फिर देखें ना, जो जराइम है उनके अंदर इजाफा हुआ है। तो ये बताएं कि हाँ भाई, ये हमारे लोग इसमें मुलविस नहीं थे। लेकिन इसके सब कहने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सर्दियां बहुत शदीद हैं और नामसाइब हालात हैं। उनमें से जो लोग अच्छे हैं, मजबूत हैं, या अफगानिस्तान में उनका ठिकाना मजबूत है, तो वो उनको जो है मेरे ख्याल में वो तो चले जाएं। लेकिन जो इस टाइम पे मजबूर हैं, उनको थोड़ी सी मोहलत देने में कोई मजायका नहीं होगा, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे। दूसरी तरफ जो है वो अफगान हुकूमत के ऊपर भी ये लाजमी है, ये लाजिम है कि अफगान हुकूमत जो है, जिन लोगों की प्रॉपर्टियां वहां लोगों ने दबा ली इन 40 साल के अरसों में, उनके कारोबारों के ऊपर जो है वो मुसल्लत हो गए, या उनके जो घरों थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो फिर ये तो अफगान हुकूमत का काम है ना कि वो उनको वागुजार करा के दे। ठीक हो गया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। नवीद चौधरी साहब, यहाँ 2 बातें अहम हैं। एक बात ये कि अगर ऐसे जराइम में मुलविस अफराद के पीछे किसी तीसरी कुव्वत का हाथ है, तो फिर हमें क्या पाकिस्तान को आलमी दुनिया से मदद मांगनी चाहिए कि इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और अफ़गान हुकूमत भी सीरियस नज़र नहीं आती तो अफ़गान हुकूमत पर भी दबाव होना चाहिए? नहीं, आलमी बरादरी को तो हम कर सकते हैं, निपटना पड़ेगा। जो शर्मसंद आलमी कूदते हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तो ये चाहेंगे भारत उनका मुसल्लह तलाश हो जाए और पाकिस्तान उनके साथ, किसी अफगान तालिबान के साथ
मुसल्लह तसादम में उलझ जाए, तो ये बात तो सूट नहीं करती ना। तो बड़ी एहतियात की जरूरत है इस वाले से, कोई आसान काम है। देखें वहां पर जो दहशत गिरोह काम कर रहे हैं इस वक्त, वो सारी दुनिया को उसका पता है, और हम बार बार उनसे गुजारिश करते हैं अफगान तालिबान से कि इन्हें आप कंट्रोल करें जी। वो हमें कहते हैं कि ये आपके लोग हैं, हम सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा कर सकते हैं, नेगोशिएशन करा सकते हैं, क्या मामला तय करें, ये भी कोई जवाब नहीं है। तो ये मामला तो हमें खुद हल करना होगा। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं रिसेंट पास्ट में भी, जिसमें हमने जब तालिबान आ गए तो हमारे एक साहब वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा कि मैं अब आ गया हूँ यहाँ, तो पता नहीं मैंने पता करके दिया है इनको। वो उनकी अपनी लड़ाई थी, गुरिल्ला वार थी, लंबी चौड़ी जंग उन्होंने लड़ी, वो जीते, अमेरिका निकल गया। मामला ये है, असल चीज ये है कि सोचना तो हमें भी है कि वहां पर सोवियत नवाज हुकूमत हो तो सारे पाकिस्तान के मुखालिफ, वहां मुल्ला उमर की हुकूमत आ जाए तो फिर पाकिस्तान के साथ मुखालफत, वहां अशरफ गनी आ जाए प्रो अमेरिकन, अहमद करदी आ जाए वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ, फिर अफगान तालिबान आ जाए वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ। तो कुछ हमें भी सोचना है कि हमारी पॉलिसी में कहाँ कहाँ कोताही रह गई है। बात सिंपल है, कानूनी और रसूली और सफारती। देखिए पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हम अफगानिस्तान को भी खुद मुख्तार मुल्क समझते हैं। हर मुल्क के कवायद हैं, ज़वाबित हैं, किसी ने आना है कानूनी तरीके से आए रहे, बिल्कुल अलाउड है ये हमारे। आप पासपोर्ट पर वीजा लेके हैं, आपने नेशनलिटी लेनी है तो ले लें, आपने ले लें। अब मामला ये है कि आप कहेंगे कि आप मैंने ना परमिट बनाना है, वर्क परमिट, मैंने यहाँ मुंशियात भी लानी है, मैंने यहाँ भी लाना, मेरे लोगों ने यहाँ की कार्रवाइयों में मुलव्वस होना है। ये 9 मई के बाद तो मुलव्वस है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। टीटीपी के लोग, अफगान तालिबान टीटीपी के लोग नहीं, अफगान तालिबान के लोग थे उधर से वाहे जो। अब मामला ये होता है कि वो बढ़ावा दे रहे हैं पाकिस्तान में बिला वजह एक ऐसी सूरत हाल को जो खराबी का सबब उनके लिए भी बनेगी। इन्हीं वज़ीर ख़ारिजा चंदमा ने अफगान खारजा को भी यहाँ बुला लिया था और यही बात की थी कि आप दोनों बैठ के तय करें। हमने ये बताना है कि भाई बॉर्डर की सेंट्रिटी जो है ये हर सूरत कायम रहेगी। पहले जो होना था हो गया, अब आप पासपोर्ट लेके दीदाउद्दीन फरशेरा, आपने बिजनेस करना है, जो हमारे कवानीन है मुताबिक आप वेलकम भाई, हमने वहां करना है, हम पासपोर्ट पर जाएंगे, वीजा लेके जाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कवायद तो जवाब जो है उनके अंदर आगे करेंगे। तो इस आदत कोई नहीं है। अब वहां एक बन गया देर चलना है। अब अफगान महाजरीन को चाहिए जो जहां मौजूद है वो खुद भी बजाय वावेला करने या टूल बनने इंडिया का, और जो भी शराब का सवाल आता है टूल बनने के बजाय वो अपने आबाई इलाके करें, वतन का रुख, और दोनों मुल्क की तरह से मिलजुल करें। और अच्छे मुखामत का तरीका यही है, काम लाजिम है। ठीक हो गया नवीद चौधरी साहब, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। नुसरत मिर्ज़ा साहब, ये जिस तरह से हम बात करें कि मुल्क के बड़े मसाइल जो इनकी जड़ हैं वो ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद हैं, पाकिस्तान की सलामती और मईशत दोनों को बुरी तरह मुतासिर करें, तो मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि इनका अपने ममालिक में ही वापस चले जाना बेहतर है? देखिए मैं इस बात से पहले भी इत्तेफाक करता था, और जो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत से प्रोग्रामों में मैंने कही है वो ये है कि इनके दरमियान में जो आज के जो मंसूर साहब हैं, अखुंज़ादा साहब, जिनके और अमेरिका के दरमियान में एक खुफिया माहदा है, जिसके वजह से वो सारे असला छोड़ के गए हैं, बहुत से हेलीकॉप्टर छोड़ गए हैं, प्लेन छोड़ गए हैं, तो वो ताकि वो इतने मजबूत हो जाएं कि पाकिस्तान से वो थोड़ा बहुत टक्कर ले लें या जो भी उनका इरादा हो। लेकिन खुफिया मादा ये है कि आपको पाकिस्तान को तंग करना है, क्योंकि पाकिस्तान वो ये कहते थे, सारे इंटेलिजेंस के आदमी जो थे, FIA के, FBI के हों या CIA के हों, सारे कहते थे कि आप क्यों हारे आप अफगानिस्तान में इस दफ़ा, तो वो कहते थे वन वर्ड पाकिस्तान। वो समझते थे कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मदद की है, तो वो उसके बाद में उन्होंने ये इनसे माहदा कर लिया दोहा में, और फिर ये माहदा मैं शुरू से जब से ये माहदा हुआ मैं सीख रहा हूँ कि ये खुफिया माहदा है और ये हमारे को तकलीफ देंगे। अब उसके बाद में लोधी साहब हमारे जो यहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, मुझे कहने लगे कि सर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो मुझे कहने लगे आपको 6 महीने दें, तो मैंने कहा 6 महीने ले लें, लेकिन वो तो रहेंगे वही कि वही, इसलिए कि उनको जब से मंसूर का जो मर्डर हुआ है जो ड्रोन से, तो वो उसके बाद से उन्होंने अखुंज़ादा साहब ने पाकिस्तान से पर एतमाद नहीं किया,
ठीक हो गया सर, आपने लाइन अपना पे चल ओपिनियन रहे हैं। शेयर कर दिया। हम एक मुख्तसर ब्रेक के जाने बढ़े। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के हवाले से हम बात करेंगे, जिसका दूसरे दौर का आगाज़ हो गया और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये दूसरे मरहले में जो जंग दाखिल हो गई है, यकीनन ये ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, ज़्यादा कशीदगी जो है इसमें बढ़ सकती है और संजीदा नौयत की कशीदगी बढ़ सकती है। अब आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग है और जिस तरह से ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, कुछ दिन कबल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अब ये सरहदों से बाहर की जंग है, अब ये दीगर ममालिक को, खित्ते को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रही है। तो इसको रोकना कितना ज़रूरी है और ये नहीं रुकती तो फिर इसके असरात क्या होंगे? क्या ये किसी किस्म की एक नई आलमी जंग को दावत दे रहे हैं ये हालात, ये कशीदगी? और अगर इसको वक्त पर नहीं रोका जाता तो फिर इसके पीछे किसका इंटरेस्ट है? उन इंटरेस्ट को हम किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं या उनको रोका कैसे जा सकता है? इसराइल की ढिठाई की अगर बात की जाए तो उसको नकेल डालना भी ज़रूरी है। जब जंग बंदी मुआहिदा हुआ था तो ये तस्वुर किया जा रहा था कि शायद इसको कंटिन्यू किया जाएगा और अमेरिकन सदर का भी यही बयान आया था कि हम भी यही चाहते हैं, तमाम लोग यही चाहते हैं कि इसी को कंटिन्यू किया जाए। तो फिर एक मरतबा फिर से ये जो दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है जंग और ये मज़ीद कशीदगी की बातें की जा रही हैं, ये किस तरफ इशारा है? क्या इसराइल अकेला इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने जो है मज़मूम कार्रवाइयों का आगाज़ दोबारा से कर रहा है या फिर इनको कंटिन्यू किए हुए है, या फिर अमेरिकन जो है पुष्पनाही अभी भी इसराइल को हासिल है? नवीद चौधरी साहब, आपसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। सर, दर हकीकत अगर हम अमेरिकन बयानात को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जंग बंदी की बातें कर रहे हैं, जंग को कशीदगी की जानिब नहीं ले जाना चाह रहे। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि कुछ खदशात ऐसे हैं कि अब ये सरहदों से बाहर निकल चुकी है जंग, अब ये दीगर खित्ते को भी मुतासिर कर रही है। सर, आपका क्या एनालिसिस है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? अमेरिका के जो मकासद हैं इसराइल को सपोर्ट करने के लिए, जब उसने अपने वारशिप भेज दिए समंदर में, तो उसके बाद तो एक गुंजाइश खत्म हो गई। फिर बरतानिया ने भी भेज दी है, जंगी तैयारे भी हैं उनके पास, जो वहां बकायदा उनकी मूवमेंट हो रही है। अब मामला ये है कि गजा के अंदर जो ट्रूस हुआ था, जंग बंदी हुई थी, वो यरगमालियों के तबादले के लिए हुई थी। आपने देखा कि जैसे ही वो तो खत्म हुई तो बड़ी हैवी बम्बार्टमेंट की गई, सैकड़ों शहरी जिनमें खवातीन बुजुर्ग शामिल थे वो शहीद हुए। तो ये लड़ाई इसराइल मेरी दानिश के मुताबिक नहीं रोकेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। वो शुमाली गजा खाली करा रहा है। उनका ये कहना है, कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं, अब वो इस लेवल और इस सतह पर उसकी तस्दीक करना कि सारी की सारी वही है या नहीं है। एक सोमो का नेटवर्क है हमास का, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब वो उसको डिसमेंटल करेगा, वहां समंदर का पानी में छोड़ रहा है और उसके बाद उसके फौजी एंटर हो गए हैं। अल-शफा तक की फौज आ गई है। ये लड़ाई जो है उन्होंने जारी रखनी है। अब एक हद तक जाके हम डैमेज करेंगे आबादी को और इलाके का, उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे फूट जाएगी इसराइल। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त ताकत का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। एक और एस्पेक्ट जो है जो कर देते हैं, हमारे यहाँ फाशी चोरी है, वो पार नहीं। ये खबर बहुत पहले आई थी कि गजा में समंदर के अंदर और बड़े पैमाने पर गैस के दरियाव $1 बिलियन। अब जहाँ गैस और तेल निकल आए, वहाँ अमेरिका और यूरोप जो है से पहले शुरू हो जाते हैं। और अगर इसराइल बैठा हो उसके बाद गुंजाइश, ये लड़ाई जारी रखनी है। लड़ाई फैलने के इम्कान इसलिए नहीं है कि अरब ममालिक के अंदर या खित्ते के दूसरे ममालिक के अंदर, ताकि पाकिस्तान को आप ले लें बाहर, कोई मुल्क इस पोजीशन में नहीं कि वो किसी आम कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। माजी में हमने देखा है कि जो मुल्क भी खित्ते की बात कर लेते हैं, किसी तरह की जंग में मुलव्वस हुआ, उसको लेने के देने पड़ गए। उसमें क्या होता है, मैं सीरिया की मिसाल, आपको पता है यहाँ दोनों साहिबान जो बैठे अल-नुसरा फ्रंट शाम में जंग जीत रही थी। जब अमेरिका ने देखा कि ये तो 1-2 दिन की बात है, ये तो दमिश्क में जाएंगे, अमेरिका ने करने के बहाने उसको एंटर कर लिया। उसके बाद की जमात है, हमें भी पता है, दाइश ने दूसरा फ्रंट में शुरू कर दिया। वो बड़ा तमाशा लगा। इस तरह सऊदी अरब को एंगेज करा दिया यमन में। सऊदी अरब ने जब एक मुकम्मल फौजी मुहिम अमारात के साथ मिलकर और मुस्लिम अरब वाले के साथ मिलकर, तो हौसियों को सलाना शुरू हो गया। अच्छा, छोटा सा समंदर है, वहां अमेरिकी जहाज खड़े हुए हैं, वो चाहे तो वहां से
परिंदा भी पड़ना, असला जा रहा है, पौधों पर इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद जद्दा भी निशाने पर आ गया, निशाने पर आ गया, फिर सऊदी अरब अमारात पर भी कुछ बताएंगे। तो ये जो अमेरिका की जो पॉलिसी है दूसरे मुल्कों को इस सूरत हाल से दो चार करने की, सारे उसकी तरफ देखें, ये बड़ी खतरनाक बात। तो जंग से बचना है हमने, और गजा के हवाले से जंग बंदी की कोशिश भी करनी है, लेकिन इससे कोई आलमी जंग नहीं छिड़ने वाले। और ने एक जहाज रोका है इसराइली का, तो उसमें कोई इंटरेस्ट शुरू नहीं की। ठीक हो गया नवीद चौधरी साहब, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, जैसे कि अभी नवीद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि अभी जंगबंदी होगी और ये जंग जारी रहेगी, तो क्या ये दीगर खित्ते को भी मुतासिर करेगी? जी बिल्कुल, ये जंग तो पूरे खित्ते को लपेट के ले जाएगी। ये आप गौर कीजिए ना कि क्या शुरू में सीरिया की तरफ से और लबनान क्या अभी शामिल नहीं हो गया? क्या जो है वो दीगर ममालिक के इजिप्ट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा? क्या इख्वानुल मुस्लिमीन जो है वो इस टाइम पे नहीं बैठे हुए? फिर आप देखें दाइश ने क्या बोला है, हिजबुल्लाह ने क्या बोला है, फिर जो रीजनल जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो जहादी तंजीमें थी, वो भी साथ आना शुरू हो गई हैं। अब यूनाइटेड नेशन ने आर्टिकल 99 की बात जो है वो एंटोनियो गुतेरेस ने कह दी है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर लब्बैक कहा है। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 99 की बात आएगी तो फिर ये भी सोचा जाएगा कि क्या वहां पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी है, यानी कि अमन फौजें जो हैं वो भेजनी है। और अगर अमन फौजें भेजनी है तो फिर जो है पूरा खित्ता तो लपेट में आ ही जाएगा। फिर दूसरी तरफ जो है जो सिफारती ताल्लुकात थे जितने भी बन रहे थे, जो इस्लामी दुनिया से उसवार होने चले थे, या जिन लोगों के साथ पहले बने हुए थे, बोलीविया ने आपके साथ ताल्लुकात तोड़ दिए, आपके साथ कोलंबिया ने ताल्लुकात तोड़ दिए, आपके साथ चिली ने ताल्लुकात तोड़ दिए, साउथ अफ्रीका ने ताल्लुकात तोड़ दिए। तो इस्लामी दुनिया में जो लोग आपको तस्लीम करना चाह रहे थे, आज उनके लिए भी मुसीबत बन गई है। उर्दन जो है उसने अपना सफीर बुला लिया। तो ये जो जंग है सिफारती महाज पे तो ये फैल ही चुकी है, सियासी महाज के ऊपर भी फैल गई है। पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, और वो किस लिए हो रहे हैं मुजाहरे? वो मुजाहरे इसीलिए हो रहे हैं कि वो इसराइल की ये जो दहशतगर्दी है, ये जो बर्बरियत है, ये जो रियासती जुल्म और सितम है, वो जो इंसानी हकूक को बिल्कुल नजरअंदाज करके रख दिया है, उसके खिलाफ लोग सरापाए एहतजाज हैं। और ये एहतजाज ज्यादा देर अगर जारी रह गया, इसराइल के जो है बखिए उधड़ जाएंगे। इसलिए ये जंग जो है ये बिल्कुल फैल रही है, और ये नजर आ रहा है। तो फिर आपको लग रहा है कि इसराइल पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा, या वो अकेला इतना पावरफुल है कि अपने बलबूते पर हमास को कंट्रोल कर सकेगा? इसराइल का बाप भी जो है वो मजबूर होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? इसराइल तो अभी रोना रो रहा था वहां के किसी सूरत जो है वो अमेरिका आके हमें थोड़ी देर के लिए जो है वो जंगबंदी करवा दे, तो वो ये इसराइल की ख्वाहिश से हुआ। आप मुझे बताएं कि क्या सियासी सिफारती इखलाकी महाज के ऊपर जो है वो हार नहीं किया था? दूसरी तरफ उनकी मईशत जो है वो 35% गिर गई है, और चौथी तरफ जो है वो उनकी इंटेलिजेंस और उनकी आर्मी और नेवी एयरफोर्स एक्सपोज हो गए हैं। अगर अमेरिका का बहरी जहाज और बरतानिया का जो बहरी बेड़ा है वो ना आता तो क्या इसराइल की इतनी हिम्मत थी? उनके टैंक रोजाना जो है वो तबाह हो रहे हैं, उनकी फौज के अंदर बददिली फैल रही है, फौज की जो है वो मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो रही है। उनकी रिपोर्ट्स हैं, हर्ट्स जो उनका अखबार है वो बता रहा है कि इसराइली सोल्जर जो है वो खाना खा के जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, वो बहाने बना रहे हैं, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें और फिर हॉन्ट करती है ना, जब आप बच्चों को, इंसानियत को, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं तो उसका एक जहन के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है कि उस टाइम पे जो एक दरिंदा आदमी है जिसका नाम नेतन्याहू है, वो दरिंदा जो है अपने जात और अपनी सियासत को बचाने के लिए हर तरह से जो है वो इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन ये कत्ल के असरात जो हैं, ये इसका खून जो है वो बड़ा भारी होता है। और फिर क्या आप सारी बातों को छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि पिछले 75 साल में हमास के खिलाफ, फलस्तीन के खिलाफ ये जंग जीत गया है? कभी भी नहीं जीत सकता। और अगर नहीं जीता तो बीबी याद रखना, इसराइल नहीं, इसराइल के साथ उसका बाप अमेरिका भी शामिल हो जाए ना, तो ये 50 किलोमीटर के इलाके को फतह नहीं कर सकते, क्योंकि कौमों को शिकस्त कभी नहीं होती, फौजें शिकस्त खा जाती। बेशक सर, ऐसा ही है। आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया है। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात की है अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब जब हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयानात को देखते हैं तो एक जानिब वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम भी चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए, हम भी इसके हक़ में हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोहरा मयार है अमेरिका का, उसके अपने अंदर से इतनी एहतजाजी आवाज़ें उठ रही हैं कि वो पीछे हट जाए, अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर दे, या फिर वाकई अमेरिका अब पीछे हट रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वजह ये है कि वहाँ के जो मुसलमान वोटर हैं तो इनको मालूम हो गया है कि उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। वो इनको तो वोट नहीं देंगे, ट्रम्प को तो नहीं देंगे। अगर नहीं भी दें या दें, अगर सियासत खेलें तो दे दें, तो वो अब उसको ये ख़तरा हो गया है कि अगर ये लोग जो हैं सिर्फ बैठे रहें घर के अंदर तो भी ये हार जाएंगे जो बाइडन साहब। तो ये इसके उस ख़तरे के पेश नज़र वो अब हल्के बयान दे रहे हैं और पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हट नहीं पा रहे हैं इसलिए कि सारे अखबारात पर उनका कब्ज़ा है, सारी मईशत पर उनका कब्ज़ा है यहूदियों का। अब यहूदियों में भी तफसीक हो गई। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये पहले तो ये बात आपके सवाल का मैंने जवाब दिया, लेकिन बात आप थोड़ी सी और सुन लीजिए। जी जी सर। वो 7,000 से ज़ायद बच्चों समेत फ़लस्तीनी शोधा की मजबूरी तादाद 16,000 से ज़ायद हो चुकी है और 43,800 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो बहुत अहम बात उसने कही है, जो आप फैलाव की बात कर रही हैं, तो उसने ये कहा है कि दूसरे मुल्कों की जो है गज़ा के कंट्रोल में दूसरे मुल्कों की जो है यानी यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं। और इसमें तीसरी बात उसने जो बहुत अहम कही है वो ये कही है कि साहब हम किसी भी गैर मुल्की फ़ौज को या बैनुल-अक़वामी फ़ौज को यहाँ पर नहीं आने देंगे। ये जो खित्ता है बग़ैर फ़ौज के मुल्क हम बनाना चाहते हैं, यानी गज़ा के इलाके को। सही। अब इसमें जब बात करते हैं तो एक बड़ा मसला ये आगे खड़ा हो गया है कि ईरान ने 83%, जो मैंने पहले के प्रोग्राम में भी कहा था, जी जी, अपने यूरेनियम को अफजूदा कर लिया। अब उसे 10% और चाहिए जो बढ़ाने के लिए 93% पे जाकर एटम बम बन जाता। ठीक। अब इन लोगों का प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम ये है कि जंग को फैलाकर ये ईरान तक ले जाएं या जहाँ तक भी ले जा सकते हैं वो ले जाएं। वो बुनियादी जो इस पर बहस आ रही है वो ये आ रही है कि क्या ये इसराइल की जो है वो बार बार ये कह चुका है कि हम इसराइल को कभी भी एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि क्या ये सूरत हाल जो मामला है वो इनके हाथ से बिल्कुल निकल गया है, क्योंकि ये एक मज़हब इब्राहिमी जो इन्होंने चलाया था कि साहब वो बैतुल मुक़द्दस जो है उसका होगा, तल अबीब जो है जिसको कहते हैं, और वो मरकज़ होगा, और जो यूएई है वो उसका सेक्रेटरीट होगा जहाँ पर उन्होंने ज़मीनें भी ख़रीदनी शुरू कर दी हैं जी जी इसराइलियों ने, यहूदियों ने। तो अब मैं ये समझता ये हूँ कि ये जो सूरत हाल है वो ये इशारा करती है इस बात की कि ये लोग बढ़ेंगे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, और साथ साथ में ये बात भी नुकसान भी इनका बहुत हो रहा है। इनका जो एक हमने सुना एक का बयान जो कि वहाँ का डायरेक्टर है जो उसका कब्रिस्तान का, जहाँ पर कहा कि हर घंटे में एक आदमी की लाश आ रही है। और जब से इन्होंने अभी जब हमले किए हैं उसके बाद में तो इनकी तादाद जो है वो, यानी अब ये तो खुद कहते हैं कि हमारे पास 300-400 का फिगर बताते हैं कि 450 420 के करीब आदमी हमारे मारे गए हैं, लेकिन जो फिगर है वो तो 2000 से ऊपर ज़्यादा है इनका। और पहले हमले में जो पहला जो हल्ला हुआ था उसमें जो है इनके ज़्यादा आदमी मारे गए थे, और अब भी मारे जा रहे हैं। जब ये ज़मीनी हमला कर रहे हैं तो अब जाहिर है कि वो उन्होंने सुरंगें अंदर बना रखी हैं, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बना रखा है, तो वो इनके किसी भी शहर में जा सकते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर ये सवाल ये देखना पड़ेगा कि आया ये सूरत हाल अभी भी इसराइल के कंट्रोल में है या इसराइल के कंट्रोल से बाहर चली गई है। और क्योंकि वहाँ पर मुजाहरे भी हो रहे हैं इसके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, उनकी जो अंदरूनी कशमकश है, वहाँ का जो शहरी है अपने आप को बड़ा मजबूत समझता था, अमन में जगह पर समझता था, वो भाग रहा है। तो वो और सूरत हाल ये है कि फ़ौज भी जो है जो एयरफोर्स है वो तो सेफ है कि वो वहाँ पर हमला कर रही है। लेकिन ये बात जब उन्होंने कहा कि गैर मुल्की यहाँ पर काम कर रहे हैं तो फिर इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये आखिर में जब जाएंगे इसकी टांग टूटेगी जाकर ईरान पर। सही। तो वो हम ये समझते हैं कि उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। हमने पाकिस्तान ने ये को ख़तरा था इस बात का जी, तो पाकिस्तान ने अपने अबाबील का टेस्ट किया, गौरी मिसाइल को टेस्ट किया, और गौरी मिसाइल ऐसा था कि जिसमें कि डॉक्टर कदीर खान कहते थे कि हम इसको इस रेंज पे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी भी कोई बहस नहीं है, लेकिन बहरहाल अब एक मसला ये आ गया है कि पाकिस्तान में अभी भी कोई मुत्तहदा एफर्ट नहीं हुए हैं गजा के लिए। ठीक हो गया सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। जरा इस बुनियादी सवाल के हवाले से हम पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसराइल अपने नापाक इरादों में कामयाब होने के लिए आलमी ताकतों को अपने साथ मिलने की दावत दे रहा है? 31% को ऐसा लगता है, जबकि 69% ऐसा नहीं मानते हैं।
अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।